जय हिंद साथियों। मैं इशारुद्दीन अहमद साहब, प्रबंधक IS पब्लिक स्कूल शाहपुर हबड़ा, पोस्ट सतपेड़िया, थाना पयागपुर, जिला बहराइच। साथियों, मैं अपने इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा के विषय में। जितने भी वीडियो मैंने डाल के रखा हूं उन सभी वीडियो से एक एक प्रश्न आएंगे, लेकिन आज जो मैं यह वीडियो बना रहा हूं इससे 10 प्रश्न आएंगे। कुल 100 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए रहेंगे। आपको केवल विकल्प चुनना रहेगा। जो आज का हमारा यह वीडियो है इससे दसियों प्रश्न आ सकते हैं, अतः पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और यदि इस वीडियो को आप 10 बार सुन ले जाते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। साथियों, समय को न लेते हुए मैं अपने मूल टॉपिक पर पहुंचता हूं। यदि आप चैनल पे पहले बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अभी पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और जितने भी आपके रिश्तेदार या सहपाठी लोग हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें। हौसला अफजाई के लिए कमेंट में कुछ लिखें। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे शहर हैं, नगर हैं, जिनका वास्तविक नाम कुछ और है और उपनाम कुछ और है। तो प्रतियोगिता में पूछा जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। फिर पूछा जाएगा राजस्थान का हृदय क्या है, तो राजस्थान का हृदय है अजमेर। यदि पूछा जाए 5 नदियों की भूमि क्या है, तो वह 5 नदियों की भूमि है पंजाब। पंज मीन्स होता है 5। आब अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थात होता है पानी। तो पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि। भारत का हॉलीवुड क्या है, मुंबई। जानते ही हैं, मुंबई सिनेमा में नंबर 1 है। राजस्थान का गौरव यानी राजस्थान का मर्यादा चित्तौड़गढ़। यदि पूछा जाए ब्लू माउंटेन्स तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यदि पूछा जाता है इस्पात नगरी कौन सा शहर है, तो आपको टिक लगाना रहेगा जमशेदपुर। पूछा जाए धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को। पर्वत की रानी क्या है, तो मसूरी। फलों की डलिया यानी फल अधिक मात्रा में जिस प्रदेश में होते हैं तो उसे एक उपनाम दिया गया है, फलों की डलिया। तो पूछा जाए फलों की डलिया बास्केट किसे कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश। भारत का प्रवेश द्वार क्या है, अर्थात जिसके माध्यम से लोग भारत के अंदर एंट्री करते हैं, तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। इसीलिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया भी है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। समुद्र पुत्र क्या है, तो लक्षद्वीप, क्योंकि वह समुद्र के अंदर है, तो समझिए समुद्र पुत्र है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो मैसूर को। भारत का बगीचा क्या है, तो बंगलुरु है। दक्षिण का कश्मीर तो केरल है। त्योहारों का नगर मदुरै जो एक नगर है, वहाँ पर त्योहारों की श्रृंखला लगी रहती है, इसीलिए उसे त्योहारों का नगर कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा काजू, कहवा, काली मिर्च और लौंग, इलायची, ये सब मसाले, तेज पत्ता ज़्यादा होता है, वो है केरल। भारत का पेरिस एक विदेशी शहर है, लेकिन भारत का पेरिस क्या है, जयपुर। दक्षिण की रानी किसे कहते हैं, तो पुणे को दक्षिण की रानी कहते हैं।
भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक देश है, किंतु भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। नवाबों का नगर, यानी जहाँ पर नवाबों ने बहुत साल तक राज किया और आज भी उनके खानदान मौजूद हैं, तो उस शहर को कहते हैं नवाबों का नगर या शहर। तो वो है लखनऊ। दक्षिण गंगा, उत्तर की गंगा तो वास्तविक गंगा है, लेकिन दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। ध्यान रखना, विकल्प में चूक हो सकती है, आपका प्रश्न गलत हो सकता है। ध्यान रहे, प्रश्न का उत्तर जब दक्षिण का गंगा पूछे तो गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा पूछे कावेरी नदी। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? डायमंड हार्बर तो कोलकाता को कहा जाता है। यदि पूछा जाए महलों का शहर तो भी कोलकाता है। भारत का दिल, तो दी से याद रखना, भारत का दिल है दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों का, तो दिल्ली भारत का दिल है। 7 टापुओं का नगर तो मुंबई है। अरब सागर की रानी कोच्चि है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, यदि पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा क्या है तो उसे आप बताएंगे कानपुर। झीलों का नगर, यानी जहाँ पर झीलों की अधिकता है, झीलों का नगर उदयपुर। गुलाबी शहर तो जयपुर। पुलों की नगरी श्रीनगर। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, वाराणसी मंदिरों एवं घाटों का नगर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। स्वर्ण मंदिर का शहर, तो आपको जैसा पता ही है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। साथियों, आप लोगों को और भी कई डिफिनेशन बता दूं, कोई प्रश्न, कई ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो बड़े होंगे, लेकिन उसका उत्तर आपको शॉर्ट में देना रहेगा। हो सकता है निबंध लिखने या किसी प्रकार की चीज़ों को समझने के काम में आए। जैसे उदाहरण के तौर पर पूछा जाए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, या पूछा जाए खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला में 10% का नियम किसने दिया था, या पूछा जाए पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, फिर 4 विकल्प दे दिया जाए, या पूछा जाए जल प्रदूषण से कौन सा बीमारी होता है, पीलिया या कोरोना, ऐसे ऐसे करके, या पूछा जाए अम्लीय वर्षा कैसे होती है, कोई भी चीज़, या जैव विविधता की खोज किसने की थी, या इसकी संज्ञा किसने दी थी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण से संबंधित पूछी जा सकती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। तो साथियों, हम आपको ले चलते हैं मूल टॉपिक पर। आप लोग शांति का माहौल बनाए रहें, क्लास में बैठे रहें, मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुने। यदि बात आपको समझ में आती हो तो समझें, ना आती हो तो घर पे जाकर यूट्यूब ज्ञान विज्ञान 16 पर इस वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियो मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप पर डाल देता हूं, फेसबुक पर आप लोग देख लेते हो, लेकिन ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर डालता हूं केवल प्रचार के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यूट्यूब से देखिए। तो यदि पूछा जाए पर्यावरण किसे कहते हैं, पूछा जाए एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप लोग बच्चे क्या बताओगे? किसी स्थान विशेष में मानव के चतुर्दिक व आवरण स्थल, चाहे जल, वायु,
मृदा आदि या किसी से वह घिरा रहता है पर्यावरण कहता है। या मनुष्य के चारों या मनुष्य सॉरी बोल दिए किसी जीव के चारों तरफ का वह घटक चाहे जैविक हो या अजैविक हो जिससे वह घिरा होता है पर्यावरण कहलाता है। यदि पूछा जाए पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इकोलॉजी। अब कंपटीशन में पूछा जा सकता है इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण या पारिस्थितिकी या बायोम या पर्यावरण प्रदूषण। तो पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी, अर्थात इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। अब कुछ आप सीख भी लें। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जो जीवित जीवों की जीवन प्रक्रिया और पर्यावरण, जीवित जीवों की जीवन प्रक्रिया और पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं तथा परस्पर क्रिया करते हैं, इसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी जो जीवित जीव हैं, पर्यावरण है, उनका सम्मिलन है, उनके आपस की क्रियाएं हैं, तो उनके इन सब संबंधों को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अब ये भी पूछा जा सकता है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था, तो 1869 में किया था। अब पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी व्यवस्था है जिसमें पादप यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषक श्रृंखला द्वारा संबंध रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये टासले ने किया था। अब पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको टिक लगाना रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये टासले ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि उसने कब किया था, तो 1935 में। यदि पूछा जाए 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो लिंडेमान ने किया था। किसने? लिंडेमान ने किया था। ध्यान रहे, यदि पूछा जाए खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बीच स्थित उस विशेष क्रम से है जिसमें जीवधारी खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता रहता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वह आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक घास का मैदान ले लिया जाए, तो घास के मैदान में क्या होगा, घास को यानी जो घास होता है वो होता है खुद अपना भोजन बनाता है यानी स्वपोषी। उस पर डिपेंड कौन करता है, उस पर डिपेंड करता है शाकाहारी यानी हिरन, बकरियां, टिड्डे। अब टिड्डों को कौन खाता है, टिड्डों को खा जाते हैं मेढक। मेढक को कौन खाता है, सर्प। और सर्प को कौन खाता है, बाज। बाज को कौन खा सकता है। अब यहीं से बात खत्म नहीं हुई। घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खाएगी, बकरी घास को खाएगी, बकरी को इंसान खाएगा, इंसान को शेर खाएगा। यानी
जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणी हैं वह एक दूसरे का भोजन है, वह एक दूसरे तंत्र की तरह जुड़े हैं। इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला का प्रवाह जो होता है ईश्वरी, इसे खाद्य जाल कहते हैं। लेकिन जब सरल प्रवाह ऊर्जा का होता है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को खाया टिड्डा, अब घास से ऊर्जा गया टिड्डा में, टिड्डा को खाया मेढक तो ऊर्जा गया मेढक में, और मेढक को खाया सर्प। इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब इसी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं उनको जो भक्षण करता है, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त करता है, उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। जिस प्रकार से लेंडे ने 10% का नियम दिया, 10% पारिस्थितिकी पिरामिड होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो उन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। बायोम पूछा जाए यदि आपसे, किसे कहते हैं? बायोम क्या है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राणियों और पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं। बायोम किसे कहते हैं? बात मत करो, क्यों हंस रही हो? बायोम किसे कहते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणियों और पौधों को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं। यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राणी हो और पेड़ पौधे हो, उनका सम्मिलित रूप हो, उसी को हम बायोम कहते हैं। बायोम इंग्लिश शब्द है। प्रवाह भित्ति, कोरल रीफ पूछा जाता है। कोरल रीफ प्रवाह भित्ति क्या है? तो प्रवाह तथा अन्य जैविक पादपों के निक्षेपों से ठोस होने से निर्मित घटक जो सागर तल के निकट तक पहुँच होते हैं किंतु प्रायः सागरीय जल में डूबे रहते हैं, उसी को प्रवाह भित्ति कहते हैं। यानी जो प्रवाह होता है उसमें जैविक पादपों के निक्षेपण, यानी पेड़ पौधे, जो नदियां होती हैं या कई पेड़ पौधे जितने भी जीव जंतु हैं उनके अपशिष्ट होते हैं, जा कर के समुद्र में ठोस के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं, और वह ठोस तो होते हैं किंतु सागर तट में डूबे रहते हैं, उसी को प्रवाह भित्ति कहते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है। उसे बता दूं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपको पता होगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये जल से जब क्रिया करता है H2O से तो बना देता है H2SO4, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। साथियों, पूरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी से 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि पूछा जाए जैव विविधता क्या है, तो किसी भी सुनिश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां होती हैं, उसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ चूहे जो राजस्थानी क्षेत्र में होते हैं, कुछ चूहे खेतों में होते हैं, कुछ घरों में होते हैं, उनमें भी विविधता पाई जाती है। आम के वृक्षों में भी विविधता पाई जाती है। इंसान में देखिए, इंसान तो एक ही जाति का है इंसान, किंतु चाइना का इंसान अलग है, वेस्ट इंडीज का इंसान अलग है, हर अलग अलग देशों का इंसान अलग अलग प्रकार से होता है। यानी जो जीवों में विविधता देखने को मिलती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। कैमरा मत चलाइए ज़्यादा इधर उधर। उसी को जैव विविधता कहते हैं। यानी किसी भी सुनिश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विशेषता तथा समृद्धि को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? तो जैव विविधता का पिता E.O. मिल्स को कहते हैं। E.O. मिल्स को कहते हैं जैव विविधता का पिता। E.O. मिल्स
को कहते हैं जैव विविधता का पिता। ये भी ध्यान रखें आप लोग कि हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीट्रिस नॉर्मन मायर्स ने सन 1988 में किया। पृथ्वी के सभी स्थानों पर जैव विविधता का एक समान वितरण नहीं है। पूरा जो धरातल है, अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर हर जगह पर जो जैव विविधता का वितरण है एक समान नहीं है। विश्व के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जैव विविधता का व्यापक भंडार है। इन क्षेत्रों को मेगा जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रजातियों की अनियमित संख्या पाई जाती है। इसे ही हॉट स्पॉट कहते हैं। समझ गए होंगे। जैसे जो देश हैं दुनिया के, उन सभी देशों में एक समान जीवधारी नहीं है, अलग अलग हैं। लेकिन किसी देश में अनेक प्रकार के एक ही जीव हैं, उनमें बहुत ही विविधता पाई जाती है। तो जहाँ जैव विविधता का व्यापक भंडार होता है उसी क्षेत्र को मेगा जोन के नाम से जाना जाता है। और जहाँ प्रजाति की अनगिनत संख्या पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी जैसे जीवों की, कोई भी जीव है, माना गाय है, उसके प्रजातियों की अनेकता हो तो वहाँ उसका हॉट स्पॉट होता है। अब एक चीज और भी पूछा जाता है, वो क्या होता है? संकट उत्पन्न प्रजाति, यानी संकटात्पन्न प्रजाति, यानी ऐसी प्रजातियां जिनके लिए संकट उत्पन्न हो गया है, वो विलुप्त के कगार पर हैं। तो देखो, उन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं जिसके 70% सदस्यों का विगत दर्शों में क्षय हो चुका है। यानी वह प्रजातियां जीवों की जो धीरे धीरे समापन की ओर हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। और विलुप्त जातियां जीवों की उसे कहते हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को और ऐसे ही अच्छा वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर पर जाकर देखना।